हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आप सबको RS Academy 24 चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से आ गए लेक्चर 4 लेकर क्लास 9th के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नहीं हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। विद्यार्थियों, हम लोग पिछले लेक्चर में पदार्थ की अवस्था के बारे में देखा था नहीं, पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग विद्यार्थियों आगे देखेंगे तापमान के बारे में नहीं, पदार्थ की कुछ टेम्परेचर के बारे में समझेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग को आ गया तापमान। अब तापमान का मतलब क्या होता है सर, टेम्परेचर क्या होता है नहीं। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, टेम्परेचर जो आपका होता है किसी भी पदार्थ के गर्माहट या ठंडाहट नहीं, गर्माहट या ठंडक के मापन जो आपका होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कहते हैं नहीं, तापमान कहते हैं। किसी भी वस्तु कौन कितना गर्म है कितना ठंडा है वही उसका क्या होगा, आपका तापमान होगा। विद्यार्थियों, तो तापमान के बारे में समझ गए कि किसी पदार्थ के गर्माहट या ठंडक के माप को क्या कहा जाता है, मापन को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, तापमान कहा जाता है। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन क्या हम लोग, किसी पदार्थ के गर्माहट नहीं, गर्माहट या नहीं ठंडक, क्या विद्यार्थियों, ठंडक नहीं, ठंडक की माप को या मापन को क्या कहा जाता है, मापन को ही ताप कहते हैं, ताप कहते हैं नहीं। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, उसका गर्माहट या ठंडक की जो मापन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। जो वस्तु जितना ज़्यादा गर्म है मतलब उसके अंदर तापमान उतना ही ज़्यादा है, और जो वस्तु जितना ठंडा है उसके अंदर तापमान उतना ही कम है। समझ गए ना। ये हो गया विद्यार्थियों, हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझ गए सर। अब टेम्परेचर जो पदार्थ की तापमान का मापन होता है, पदार्थ की जो तापमान मापते हैं उनके मापने की जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो 3 तरह से होता है बच्चे। एक सेल्सियस में भी मापा जाता है, एक केल्विन में मापा जाता है, और एक आपका फ़ारेनहाइट में मापा जाता है नहीं। तो तीनों सेल्सियस, तीनों तापमान की यूनिट के बारे में हम समझेंगे। ये क्या है बच्चे, टेम्परेचर का यूनिट है नहीं, क्या है, यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई कहते हैं, यूनिट है नहीं, इकाई। तो इकाई के बारे में हम लोग, यूनिट के बारे में समझो। पदार्थ के तापमान का जो यूनिट होता है वो 3 तरह से होता है। तीनों यूनिट को 3 वैज्ञानिकों ने बताया था। तो सबसे पहले सेल्सियस, तापमान को सेल्सियस में भी मापा जाता है नहीं, और यह एक सेल्सियस जो आपका यूनिट है इसे कॉमन स्केल कहते हैं। कौन सा, कॉमन स्केल है। मतलब कि सेल्सियस को अधिकांश जगहों पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अधिकतर जो टेम्परेचर मापा जाता है वो सेल्सियस में ही मापा जाता है विद्यार्थियों। इसलिए सेल्सियस को क्या बोलते हैं, कॉमन स्केल कहा जाता है नहीं। और इस तापमान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हैं कौन, एंडर्स सेल्सियस। अपने नाम पर ही इन्होंने नाम रखा है नहीं। तो सेल्सियस के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, एंडर्स सेल्सियस। इसके बाद केल्विन होता है, ये भी तापमान का यूनिट है, परंतु इसका केल्विन का ज़्यादातर उपयोग नहीं होता, बहुत कम जगहों पर मिलेगा आपका। तो केल्विन जिसका संकेत आपका के होता है। अब केल्विन के बारे में किसने बताया था, विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन ने। ये अपने नाम पर भी, इनका नाम लास्ट में क्या रहा आपका, केल्विन, तो अपने नाम पर इसको क्या नाम रख दिया, केल्विन रख दिया विद्यार्थियों। समझ गए ना। तो केल्विन को के से सूचित किया जाता है, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं नहीं। इसके बाद होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट को डॉक्टर्स स्केल कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने मानव की बॉडी का जो टेम्परेचर मापता है वो फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है। ये फ़ारेनहाइट का डॉक्टर उपयोग करते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर्स स्केल कहा जाता है। हम लोग मानव है, मानव की जो हॉस्पिटल में, मेडिकल में आप जाइएगा वहाँ पर जो आपकी शरीर की टेम्परेचर को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, आपका फ़ारेनहाइट में मापा जाता है विद्यार्थियों। किस में मापा जाता है,
फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। समझ गए ना ये चीज़। तो फ़ारेनहाइट के बारे में किसने बताया था? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। इन्होंने भी अपने ही नाम पर रखा है। समझ गए? तो फ़ारेनहाइट को डॉक्टर स्केल कहा जाता है। इसे किसने बताया था? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था। समझ गए विद्यार्थियों कि जितने भी पदार्थ हैं वो किसी भी पदार्थ का जो तापमान होता है वो तापमान को 3 यूनिट में मापा जा सकता है। एक तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में मापा जा सकता है, एक आपका फ़ारेनहाइट में। किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है विद्यार्थियों। नहीं, सेल्सियस को किसने दिया था? एंडर सेल्सियस ने, अपने नाम पर इन्होंने रख दिया। इसके बाद केल्विन को किसने दिया था? विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन ने। नहीं, इसके बाद फ़ारेनहाइट को किसने दिया था विद्यार्थियों? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था। समझ गए? नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों को कैसे मापा जा सकता है। अब ये तापमान को एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, यानी बदला भी जा सकता है। जैसे आपको दे दिया कि बताइए, नहीं 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी पदार्थ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप केल्विन में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग? या फिर आपका कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको फ़ारेनहाइट में बताइए। नहीं, अब हम लोग मानव हैं, मानव के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है, और वही अब पूछे कि 37 डिग्री जो आपका सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है उसे आप फ़ारेनहाइट में बताइए। तो कैसे बताएंगे? इसको रटना नहीं है विद्यार्थियों, इसे हम निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसे आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन कैसे होता है सर, कैसे कन्वर्ट किए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों। नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज सेल्सियस और केल्विन को पहले समझते हैं। नहीं, सेल्सियस और केल्विन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे हम लोग क्या? सेल्सियस, नहीं सेल्सियस, सेल्सियस एवं केल्विन, एवं केल्विन, नहीं केल्विन में संबंध। नहीं, ये दोनों में क्या संबंध होता है? नहीं, तो आप याद रखिएगा विद्यार्थियों, सेल्सियस और केल्विन, नहीं यानी कि सेल्सियस एवं केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है बच्चे डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन प्लस 223.15 आपका यहाँ पर होता है। ये फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर। नहीं, कोई भी वस्तु का तापमान यदि केल्विन में दिया हो उसे हम लोग को डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग केल्विन का मान रख कर डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं विद्यार्थियों। क्या कर सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? माइनस होगा। नहीं, प्लस नहीं होगा, माइनस। यहाँ पर माइनस होगा आपका केल्विन माइनस 273 पॉइंट कितना? 1.5 आपके, इसको आप 173 भी याद रख सकते हैं। कहीं आपका 173 नहीं, 273.15 या 273.16 भी मिलेगा, या फिर आपको 273 भी केवल मिल सकता है। समझ गया ना? तो ये आपका पॉइंट्स में इतना आपका वैल्यू होता है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आपका। तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 पॉइंट कितना होता है? 15 होता है। सिंपल याद रखना है विद्यार्थियों आपको, कोई भी तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन के तापमान में 273 को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कौची निकल जाएगा? सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसमें 273 जोड़ दीजिए, कौची में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा विद्यार्थियों। समझ गए ना ये चीज? तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे किसी वस्तु का तापमान दिया हो, नहीं यानी जो ताप हो विद्यार्थियों वो आपका कितना दिया हुआ है? मान लीजिए कि आपका 573, कितने दिया है? 573 केल्विन है। अब इसे डिग्री सेल्सियस में बताना है हम लोग को। किस में बताना है? डिग्री सेल्सियस में बताना। डिग्री सेल्सियस बराबर वाट। अब कैसे बताएंगे? सिंपल फार्मूला है कि डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे।
तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। कैसे सॉल्व करेंगे? डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, तो केल्विन में तापमान कितना दिया हुआ है? 573, तो 573 माइनस 273.15, इसे आप हल कर लीजिए। 3 में आपका 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0। 7 में 7 जाएगा 0, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 0.15, इतना डिग्री सेल्सियस आपका हो गया आंसर। समझ गए? बदल लेंगे ना। इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं? सेल्सियस से केल्विन से सेल्सियस में बदल सकते हैं। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए ये आपका फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे विद्यार्थियों क्या आपका, और एक और चीज यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो आपका मान होता है 273.15 केल्विन होता है विद्यार्थियों। ये भी याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं केल्विन के लिए क्या होगा। तो केल्विन बराबर सिंपल है, इधर ही माइनस में है 273.15, इधर भेज देंगे कोची में आ जाएगा प्लस में, रटना नहीं है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। नहीं, सिंपल है, केल्विन से सेल्सियस में बदलने केल्विन से किस में बदलने के लिए? सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में बदल लिए। अब सेल्सियस से किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे। नहीं, तो अब यहाँ पर जैसे आपका ताप दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तापमान दिया हुआ है विद्यार्थियों कितना? मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है केल्विन में। नहीं, यानी केल्विन में हम लोग को तापमान फाइंड करना, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? सॉल्व करेंगे हम लोग। नहीं, सॉल्व आपका केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 200 कितना? 73। अब 273 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों? 100 डिग्री आपका प्लस 273, नहीं 0.15। अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 373.15 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निकाल लेंगे ना विद्यार्थियों। अब उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। कोई भी तापमान आपका दिया हुआ हो डिग्री सेल्सियस से, तो उसे केल्विन में बदलने के लिए भी हम लोग ए फार्मूला लागू करेंगे, और यदि तापमान केल्विन में दिया हो सेल्सियस में बदलना हो तो कौन सी फार्मूला लगाएंगे हम लोग? ए। समझ गए विद्यार्थियों यहाँ तक? नहीं, इस तरह से और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब पहला एग्जाम्पल ये आपका हो गया। नहीं, पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका ताप दिया हुआ है, कौची में दिया हुआ है? केल्विन में। नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। जैसे आपका 673 दे दिया है केल्विन में, अब इसे डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। क्या करेंगे हम लोग? आसान ही, बहुत आसान है विद्यार्थियों। नहीं, यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या? डिग्री सेल्सियस बराबर क्या जानते हैं कि जो आपका केल्विन का तापमान होता है उसमें से 273 को क्या करना है? 273.15 को माइनस कर देना है। तो अब 273 यानी कि केल्विन का मान कितना दिया हुआ है? 673 माइनस क्या? 273। अब इसे हल कीजिए विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 में 3 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, और 6 में 4 जाएगा, 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4.15। यही आपका डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? आपका तापमान हो जाएगा। यही आपका आंसर विद्यार्थियों। इसका भी आपका पहला एग्जाम्पल देखिए हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा आपका? जैसे आपका ताप दिया हुआ है, नहीं कितना हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 273.15 आपका किस में दिया हुआ हो? डिग्री सेल्सियस में। या फिर आपका हम लोग आगे ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका दिया हो 45 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो अब इसे हम लोग को बदलना है कौची में? केल्विन में। कैसे बदलेंगे सर हम लोग? तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला हम लोग जो अभी ऊपर हल किए, के बराबर डिग्री सेल्सियस तापमान और प्लस क्या कर देना है? 273.15। अब इसे हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों? डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है?
45 प्लस 273.15 इसे ऐड करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 7 4 11 के एक हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 318.15 केल्विन हो जाएगा आपका आंसर। अब निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। तो हम लोग देखें विद्यार्थियों क्या कि केल्विन, सेल्सियस एवं केल्विन में संबंध, इस दोनों फार्मूला आप अवश्य याद रखना। नहीं, ये दोनों फार्मूला से आप केल्विन और सेल्सियस, केल्विन और सेल्सियस दोनों का फार्मूला है, सेल्सियस के लिए ए लगाएंगे, केल्विन के लिए ए लगाएंगे। हम लोग समझ गए विद्यार्थियों। चलिए तब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे यहाँ पर आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में देख लेते हैं। नहीं कि सर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो, इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसके लिए भी फार्मूला हम लोग लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों हम लोग, सेल्सियस, क्या सेल्सियस, नहीं सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, नहीं सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, इसे आप हम लोग फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं। नहीं फ़ारेनहाइट, नहीं फ़ारेनहाइट में संबंध, नहीं संबंध देखेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में। नहीं इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, संबंध देखेंगे दोनों के अंदर। नहीं क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो होता है विद्यार्थियों वो आपका क्या होता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस बटा आपका कितना होता है 5। ये होता है विद्यार्थियों फार्मूला होता है। नहीं अब सर इसका एग्जाम्पल के दे के को बताइए। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर ले लेते हैं। हम लोग के बॉडी यानी मानव, सामान्य मानव के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है विद्यार्थियों, 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं कि मानव बॉडी का जो तापमान होता है वो ताप आपका दिया हुआ कितना 37 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ विद्यार्थियों 37 डिग्री सेल्सियस। इसे आप किस में कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में हम लोग को निकाल के बताना है। नहीं कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पर फार्मूला वही लागू कर देना है, सेल्सियस का मान यहाँ रख देना है, फ़ारेनहाइट का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विद्यार्थियों क्या कि हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट बराबर माइनस होता है 32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है 37 बटा में आपका कितना 5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × F माइनस कितना 32 बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर। नहीं अब इधर करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9। अब इसे हल कीजिए विद्यार्थियों, तो 5 से F में मल्टीप्लाई करेंगे 5F माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 32 में, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 तिहाई 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 बराबर 37 मल्टीप्लाई 9 कीजिए तो 9 सत्ते कितना होता है 63 के 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 कितना होता है विद्यार्थियों 33 होता है। अब इसे हम लोग ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो लिखेंगे 5 फ़ारेनहाइट बराबर 333 नहीं प्लस 160, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। अब 5 फ़ारेनहाइट बराबर इसको ऐड करेंगे 3 एकम 3 और 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 493 5 एने है गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भागा में 493/5। अब इसे जब हल करेंगे विद्यार्थियों तो आपका कितना आ जाएगा 98.6 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग के मानव नहीं बॉडी मानव शरीर का जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसे फ़ारेनहाइट में कितना बोलते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस। आप जाकर डॉक्टर के पास मापिएगा नापवाइएगा तापमान तो क्या बताएंगे आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में इतना बोलेंगे। नहीं हो सकता है इससे बढ़ सकता है घट भी सकता है, लेकिन माना जाता है सामान्य मानव के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट। निकाल लेंगे, रटना नहीं है विद्यार्थियों, समझ गए ना। अब आपके लिए एक होमवर्क में देते हैं, इसको निकाल के आप बताइएगा फ़ारेनहाइट में। नहीं, ताप दिया हुआ है आपका सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ताप बराबर जैसे आपको दे दिए 45 डिग्री सेल्सियस, इसे कन्वर्ट करना है कि इसमें बदलना है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में, आपका बदल के बताना है। समझ गए विद्यार्थियों। चलिए इसके बाद अब अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक आ गया हम लोग को तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ है तापमान में परिवर्तन होने पर, मतलब तापमान जब बदलेगा तो पदार्थ की अवस्था भी क्या हो सकती है, बदल सकती है विद्यार्थियों। समझ गए ना। तो जब भी तापमान बदले किसी पदार्थ का तो उसकी अवस्था भी क्या हो सकता है, बदल सकता है सर। जैसे कोई आपका पदार्थ ठोस है, उसको हम उष्मा देते गए नहीं तो आपका कौची में बदल जाएगा, द्रव में, और उष्मा देते गए तो कौची में बदल जाएगा, गैस में। समझ गए विद्यार्थियों। अब तापमान को कम करना शुरू करेंगे तो गैस बदलेगा द्रव में, और कम करेंगे द्रव बदलेगा किस में, ठोस में बदलेगा। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। नहीं तो बताइए सर यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, अब ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग गर्म करेंगे, यानी उष्मा देंगे। क्या देंगे, उष्मा, गर्म करेंगे तो ये ठोस से कौची बदल जाएगा, द्रव में, लिक्विड में। और लिक्विड को और ज़्यादा गर्म किए, उष्मा दिए तो ये किस में बदल जाएगा विद्यार्थियों, ये द्रव से बन जाएगा क्या, गैस बन जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए। अब अगर इसे हम ठंडा करना शुरू किए, नहीं अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद क्या हो जाएगा कि अब इसका अवस्था इधर से बदलना शुरू हो जाएगा विद्यार्थियों। समझ गए ना। जब हम लोग गर्म कर रहे थे तो ठोस से द्रव, और द्रव से क्या बन रहा था, गैस। अब इसे हम लोग उल्टा करेंगे, यानी तापमान को कम करेंगे, ठंडा करेंगे, यानी शीतल करेंगे बच्चे, शीतलता। तो शीतलता करने के बाद गैस कौची में बदल जाएगा, आपका द्रव में, और द्रव को भी और ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, यानी इसको भी शीतलता करेंगे, ठंडा करेंगे तो कौची में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर तापमान जब बदलता है, तापमान बढ़ता घटता है तो उसकी अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ गए विद्यार्थियों, एकदम होता है सर। नहीं अब यहाँ पर इस तरह एक एग्जाम्पल कोई पदार्थ को लेके बताइए। तो एक हम लोग पदार्थ ले लेते हैं, जैसे बर्फ। बर्फ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जल। तो जब बर्फ लिए तो बर्फ कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। बर्फ कौन सी अवस्था में, ठोस। अब बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाल दिए तो बाहर जैसे ही उसको उष्मा मिलेगा, अगर अधिक उष्मा मिलेगा, गर्म होगा, तो उष्मा मिलने के बाद वो बर्फ कौचे में पिघलने लगेगा, जल में। क्या बन जाएगा, जल। अब जल को और गर्म करते गए और उष्मा देते गए तो जल भी बदल जाएगा किस में, गैस में। नहीं और उष्मा देंगे तब ये भी किस में बदल जाएगा, आपका गैस में बदल जाएगा विद्यार्थियों। अब गैस यानी कि वाष्प किस में बदल जाएगा, वाष्प यहाँ पर लिख सकते हैं गैस के जगह पर आप, नहीं क्या लिख सकते हैं, जलवाष्प। किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा, नहीं वाटर वेपर। समझ गए विद्यार्थियों। पहले आइस था, अब आइस को हम लोग क्या किए, हीट किए, किस में बदला, वाटर में। वाटर को और हीट किए, किस में बदला, वाटर वेपर में बदल गया। समझ गए विद्यार्थियों। यानी तापमान परिवर्तन हो रहा है तो तापमान परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ की अवस्था में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नहीं अब जलवाष्प को ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, इसको भी शीतलता करेंगे तो शीतलता करने के बाद वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर बन जाएगा, जल बन जाएगा। नहीं अब जल को और ठंडा कर दिए फ्रिज में रख करके, नहीं इसको और शीतलता कर दिए तो शीतलता करने के बाद विद्यार्थियों क्या होगा, ये जल से क्या बन जाएगा, अब फिर से आपका बर्फ बन जाएगा शीतलता करने के बाद। समझ गए विद्यार्थियों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब तापमान परिवर्तन होता है तो पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब तापमान बदलता है सर तो पदार्थ की अवस्था भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ गए विद्यार्थियों। एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझे, समझ गए ना ये चीज। इसके बाद आगे चलते हम लोग। अब आगे हम लोग को आगे गलनांक क्या होता है सर, क्वथनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट।
और एक आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपने यहाँ पर देखा विद्यार्थियों कि ठोस बदल रहा है किस में, द्रव में, यानी कुछ न इसको तो उसमें कोई ना कोई तो तापमान मिला होगा ना। और ये आपका द्रव बदल रहा है कोची में, गैस में, इसको भी तापमान मिल रहा है, द्रव से कोची में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो तापमान होगा नहीं सबका। तो वही गलनांक क्वथनांक का डिफिनेशन वहाँ होगा विद्यार्थियों कि वह तापमान या वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस किसमें बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक बोलते हैं। और वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स कहा जाता है। एक और होता है विद्यार्थियों हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो हिमांक क्या होता है सर, तो वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव क्या बन जाए, द्रव बर्फ बन जाए, मतलब कि ठोस बन जाए, नहीं द्रव से ठोस बन जाएगा, तो वह तापमान को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी हिमांक बिंदु कहते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। अब इसका गलनांक बिंदु, तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, वह ताप बिंदु या वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उस वस्तु या उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, गलनांक कहते हैं। क्लियर हो गया नहीं, कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ कोची में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो वह तापमान उस वस्तु के लिए क्या कहलाएगा, आपका गलनांक कहलाएगा। उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सर, जैसे आपने देखा होगा बर्फ यानी जल से क्या बनता है, बर्फ का यानी जल का जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वह द्रव से बर्फ बनने के लिए, मतलब जल से क्या बनने लगता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछे यानी कि बर्फ का जो जल का गलनांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है विद्यार्थियों, वो आपका होता है, यानी बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दीजिएगा तो क्या बनने लगेगा, आपका द्रव में परिवर्तित होने लगेगा जल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बर्फ, क्या लिखेंगे, बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं बर्फ का गलनांक हो जाएगा विद्यार्थियों आपका कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से और कोई पदार्थ को हम लोग ले सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दे सोना का कितना गलनांक बिंदु होता है, सोना को भी गर्म करके पिघलाया जा सकता है ना, उसे भी द्रव में लाया जा सकता है, लेकिन इसका उच्च गलनांक होता है। सोना का होता है विद्यार्थियों 1000 कितना 63 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर तो और हम लोग जिंक को देख सकते हैं, जिंक देखा होगा आपने, नहीं जिंक जो होता है इसका कितना होता है सर, इसका होता है 410 डिग्री सेल्सियस होता है। और पूछे तो लोहा का कितना होता है सर, तो लोहा का होता है विद्यार्थियों आप याद रखिएगा कितना 10,063। और लोहा का जो होता है विद्यार्थियों 1500 कितना हो जाता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस होता है। सोना का 10,163, 1000 कितना 63, जिंक का 410, लोहा का 1500 कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सोना को 1063 डिग्री सेल्सियस तापमान दीजिएगा तो यह सोना से कुछ में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। नहीं, सोनार जो होते हैं वो आपका सोने को क्या करते हैं, उसको पिघला करके अलग अलग ढांचा का अलग अलग संरचना बनाते हैं। कभी आपका अंगूठी बनाएंगे तो माला बनाएंगे, नहीं कई प्रकार का आभूषण बनाते हैं उसे पिघला करके। तो ये हम लोग गलनांक बिंदु देखे विद्यार्थी, समझ गए ना ये चीज। जिंक को जब आप 410 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कीजिएगा तो जिंक भी द्रव में बदलने लगेगा। लोहा को 1535 डिग्री सेल्सियस तापमान देके गर्म कीजिएगा तो लोहा भी क्या होने लगता है आपका, पिघलने लगता है, नहीं लाल होने लगेगा पूरा एकदम।
इसके बाद क्वथनांक बिंदु किसको बोलते हैं सर? तो इसका वह तापमान नहीं जिस पर कोई द्रव पदार्थ नहीं, कोई द्रव पदार्थ नहीं, किसमें कोई भी अति, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में, किसमें विद्यार्थियों? गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, नहीं बॉइलिंग पॉइंट्स, क्वथनांक कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों क्या? कि सर वह ताप बिंदु जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्वथनांक। कोई भी द्रव पदार्थ ले लीजिए और उसे गर्म करते गए, अब जितना तापमान पर वो द्रव से गैस बनना शुरू हो गया, वही तापमान उसका क्या हो जाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु हो जाएगा विद्यार्थियों। समझ गए ना? इसका भी एग्जाम्पल है सर, हाँ एकदम है। जैसे जल, तो जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है विद्यार्थियों, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। अब कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप, सर तो बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसी को अगर केल्विन में दे दे तो केल्विन में आपका क्या हो जाएगा? इसी का तापमान यदि केल्विन में दे दे तो आपका हो जाएगा 300 कितना? 73.15 केल्विन। अब तुरंत आपको निकालने के लिए बोले थे कि यदि सेल्सियस से केल्विन में लिखना है तो 273.15 को जोड़ दीजिए, वो केल्विन में निकल जाएगा। तो सेल्सियस में इतना, केल्विन में इतना होता है, एक ही वैल्यू है तीनों दोनों। समझ गए ना? तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप पानी को गर्म कीजिएगा, जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं मिलेगा, वह जल वाष्प में बदलना और नहीं बदल सकता है, बदलबे नहीं करेगा। समझ गया ना? वो द्रव रहेगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पानी को तापमान मिल गया, अब वो जल से क्या बनने लगेगा? वाष्प, जल वाष्प बनने लगता है विद्यार्थियों। समझ गया ना? ये चीज, ये दो बिंदु था हम लोग का, गलनांक और क्वथनांक। सिंपल है नहीं? बस सिंपल याद रखें, कोई भी ठोस पदार्थ जिस तापमान पर द्रव बन जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग गलनांक, और जिस तापमान पर कोई द्रव गैस बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वथनांक कहते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद आगे आता है हम लोग का हिमांक, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, अब हिमांक क्या है सर? तो है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या में परिवर्तित हो जाए? ठोस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे विद्यार्थियों। समझ गए ना? इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे वह तापमान या ताप बिंदु भी लिख सकते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हिमांक कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे हम लोग? उसे उस वस्तु या उस पदार्थ का क्या बोलेंगे हम लोग? हिमांक। क्या बोलेंगे? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसका भी एग्जाम्पल है सर, एकदम है। कोई भी द्रव पदार्थ ले लीजिए और वो अगर जिस तापमान पर ठोस बनने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस वस्तु का हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ गए विद्यार्थियों? इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं बर्फ। नहीं, यानी जल का जो आपका हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है विद्यार्थियों? जल का हिमांक बिंदु जो आपका होगा वो आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बर्फ का गलनांक पूछे 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि जल का हिमांक पूछे 0 डिग्री सेल्सियस, जल का आपका क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए विद्यार्थियों? तो याद रखिएगा। नहीं, जल का ये आपका क्या हो गया? हिमांक। नहीं तो अगर आपसे पूछे, अब नहीं जल का यहाँ पर नोट
नोट में लिख लीजिएगा कि सर जल का जो तीनों बिंदु होता है, यानी कि जो हिमांक होता है विद्यार्थियों, नहीं पहले हम लोग को गलनांक लिख लेते हैं। तो जो गलनांक होता है, गलनांक नहीं, जो बर्फ आपका वो बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि बात ही बर्फ से पानी बनने लगेगा, ठोस से द्रव बनेगा। इसके बाद क्वथनांक बिंदु जो होता है विद्यार्थियों जल का, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और आपसे हिमांक पूछे तो हिमांक भी कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों आप याद रखिएगा जल का, ये आपका पूछता है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नहीं तो गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री, हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गया? यस सर। अब आगे देखिए हम लोग को आ गया गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में लुका छिपी खेला होगा, गुप्त नहीं लुकाने के लिए, तो वही यहाँ पर मतलब गुप्त होने के लिए। तो यहाँ पर वही आपका क्या गुप्त उष्मा। उष्मा का मतलब जानते हीट होता है, नहीं। अब गुप्त उष्मा मतलब कि छुपा हुआ थी, कोई भी छुपा हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त हो गया है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा सर? यहाँ पर दिया हुआ है। गुप्त उष्मा का मतलब क्या होता है सर बताइए? देखिए यहाँ पर जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है। अब बिंदु समझिएगा विद्यार्थियों, कोई भी पदार्थ गलने की प्रक्रिया मतलब पिघलना शुरू कर रहा है, नहीं गल रहा है, ठोस से क्या बन रहा है? द्रव। उस प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर, अपने ही गलनांक पर पहुंचता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लोहा लिए तो लोहा का आपका कितना था? 1535 डिग्री सेल्सियस। तो लोहा मान लीजिए जैसे ही अपने गलनांक के नज़दीक आता है, या कोई भी पदार्थ अपने गलनांक के नज़दीक जब आएगा, कब? गलने की प्रक्रिया के दौरान। तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने पर, जब वो अपना गलनांक पर आ जाएगा तो उसमें और तापमान को क्या करने पर? बढ़ाने पर। बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए, मतलब वो नहीं दर्शाता है कि वृद्धि हो रहा है तापमान में, बिना तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को क्या करता है? बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा कहाँ रहता है? पदार्थ और बर्तन में छुपी हुई रहती है। जिस बर्तन में डाले हैं ना जो पदार्थ को, तो ये पदार्थ और बर्तन में क्या हुआ रहता है? छुपा हुआ है, मतलब कि लुकाया हुआ है। तो वही छुपी हुई, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? गुप्त उष्मा का। तो जो छुपा हुआ उष्मा है उसी उष्मा को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। सर समझ गए? एकदम समझ गए सर। नहीं इसके बाद आगे चलते हम लोग। अब है संलग्न की प्रस्तुत उष्मा। अब संलग्न की प्रस्तुत उष्मा का मतलब क्या हुआ सर? तो वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब कितना होता है सर? 1 एटमॉस्फेरिक होता है, याद रखिएगा, नहीं ATM, 1 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब पर कितने केजी ठोस? कोई भी 1 केजी ठोस लीजिए, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, मतलब ठोस से क्या बदलने के लिए? द्रव में, उसी के गलनांक पर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? संलग्न की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। नहीं सिंपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, ये आपका क्या है? रिमोट है। अब ये विद्यार्थी मान लीजिए कि 1 केजी है, इसके जगह पर कोई और दूसरा ठोस ले लीजिए जो कितना केजी है? 1 केजी है। अब इसके अपने गलनांक पर ठोस से कौची बदलना है? द्रव में। तो ठोस से द्रव बदलने के लिए, और कितना केजी है? 1 केजी। इसे ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होगी वही उष्मा उसका क्या कहलाएगा बच्चे? संलग्न की प्रस्तुत उष्मा कहलाता है। समझ गए? यस सर। नहीं तो अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। अब आपसे पूछे जल और बर्फ, जल का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का भी तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं तब उसमें बताइए किसके कणों की ऊर्जा अधिक होगी? नहीं तो यहाँ पर वही बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर
बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जल के जो कण है उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगा और बर्फ के कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है। क्योंकि जल के कणों की जो ऊर्जा होता है उसकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है, जो जल के कणों द्वारा क्या होता है, अवशोषित होती है। नहीं, इसलिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है अपेक्षाकृत। किसके कण के? जल के कणों की ऊर्जा की अपेक्षा। समझ गए विद्यार्थियों? ये था हम लोग का संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अब आगे देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। नहीं, तो अब ये क्या हो गया वाष्पीकरण सर? ये वाष्पीकरण है मतलब कि वाष्प से कोची बदलने के और गैस से कोची बदलने के लिए, आपका द्रव से वाष्प मतलब गैस में बदलने के लिए। नहीं, तो वही वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सर वाष्पीकरण किसको बोलते हैं? नहीं, तो वाष्पीकरण हम लोग बोलते हैं किसी द्रव को वाष्प में मतलब द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण बोलते हैं। नहीं, किसको बोलते हैं सर? तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या हुआ सर? वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पे कितना दाब होगा? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर। नहीं, 1 kg द्रव या क्या लेंगे गैस को उसके क्वथनांक पर क्या करने के लिए? वाष्पीकृत करने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए। नहीं, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा वाष्पीकरण की क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा है। नहीं, सिंपल पीछे हम लोग देखें संलग्न की गुप्त ऊष्मा मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को किस में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे संलग्न की गुप्त ऊष्मा। और यहाँ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसको बोलेंगे? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव या क्या हो? गैस हो, द्रव या गैस। अब वो द्रव या गैस को किस में बदलना होगा? वाष्प में मतलब वाष्पीकृत होने के लिए। नहीं, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा उसकी क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। समझ गए विद्यार्थियों? अब नीचे और दिया ठीक इसी प्रकार। नहीं, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। अब आपसे पूछे कि 373 केल्विन तापमान पर एक आपका भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर किसके? पानी के कणों की अपेक्षा जो ऊर्जा होता है भाप के कणों का, वाष्प के कणों का, वो अधिक ऊर्जा होता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि भाप जो आपका होता है विद्यार्थियों, भाप के कण वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। पानी के कणों की अपेक्षा ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कण की ऊर्जा पानी यानी जल के कणों की ऊर्जा के क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। समझ गए ना विद्यार्थियों? ये चीज, क्योंकि वाष्प यानी भाप के जो कण हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में क्या करता है? अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है। समझ गए विद्यार्थियों? तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नहीं तो फिर हम लोग विद्यार्थियों कल अगले लेक्चर लेकर के आते हैं, जो टॉपिक बचा उसको हम लोग कवर करेंगे। समझ गए ना? और जितने हम लोग आज टॉपिक देखे विद्यार्थियों, उसमें से अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना डाउट्स लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। समझ गए विद्यार्थियों? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।